किंग या ड्यूटी। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सारी गुड। ठीक है, आ जाओ। नमस्कार, नमस्कारम, 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 नमस्कारम। आ जाओ भाई, आ जाओ। मतलब लाइव बीच बीच में आऊं थान संभालन खातर, बाकी अपलोड गिर रहेगी हुडको नहीं में। क्योंकि जिसको मैटर सही चाहिए वो अपलोड ही देखेगा। सुभाष जी 4 को प्रणाम। ठीक है भाई, अबे सिंह जी तेगे तन्ने प्रणाम। मन्ने तो लागे को नहीं आवे। अरे ना इसी अफवाह फैलाई करो तीनू। आ जाओ। राम 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 राम। गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी करो, फिर मैं मेरा चालू करूं बस, और के फिर सब मास्टरों को रीट के पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं। 27 दिन लगभग शेष रहे हैं। मॉडल पेपर निकालो, जो पढ़ रखा है उनको बार बार पढ़ो। नई चीजें छेड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 100 नहीं लेके आने, तुम्हें मात्र 60% लेके आने। आगे मैन की तैयारी आराम से करेंगे, हम बैठे हैं ना, वो तो जीके ही तो है। नमस्ते मास्टर, नमस्ते नमस्ते मास्टर, नमस्ते। आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा चालू करूं मैं। हिंदी शिक्षण की विधाएं। हिंदी शिक्षण की विधाएं। व्हाट इज विधाएं। आ जाओ, गोविंदगढ़ से प्रणाम, तारानगर से प्रणाम। चलो, आ गए क्या? बहुत बढ़िया। तो मास्टरों थे, एक तो मास्टरों के लेट नहीं आना चाहिए, पुलिस वाले बच्चे लेट आए तो जचता है। अब ये हमारी शायद, वैसे देखे तो लास्ट ही शिक्षण विधि है। उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव अभ्यास करेंगे शिक्षण विधियों का, और कुछ और टॉपिक भी करेंगे, ताकि आगे वाले 25 दिन हम किसी प्रकार से कवर करने की कोशिश करें। आ जाओ भाई झुंझुनू से। ठीक है जी, गुरुजी 4th ग्रेड में इंग्लिश शुरू कर लो। बस इंग्लिश ने छोड़े सो क्यों आवे। ठीक है, अच्छा। ऑनलाइन कोर्स में क्या तू 4th ग्रेड आ रही क्यों आए भाई? ये मास्टर मास्टर बैठे हैं, तू अटके करे। हिंदी शिक्षण की विधाएं। विधाओं का मतलब हिंदी के अंदर कोई एक चीज नहीं है। कैसे एक नहीं है? हिंदी में गद्य भी होता है। हाँ सर, होता है। ठीक है, हिंदी के अंदर पद्य भी होता है। बताओ वह कौन है? वह हिंदी के अंदर व्याकरण भी वह बिल्कुल सर होती है। हिंदी के अंदर नाटक भी होता है। हिंदी के अंदर कहानी भी होती है। कोई एक चीज थोड़ी हिंदी के अंदर, और रचना भी हुए। अब आप देखोगे हिंदी में चीजें तो इतनी है, तो क्या सभी चीजों को पढ़ाने की एक ही शिक्षण विधि हो सकती है? नथिंग, नो, कभी नहीं हो सकती। ये अलग अलग चीजों को, जैसे गद्य को पढ़ाया जा रहा है, क्या वैसे कविता पढ़ाएगा कोई? है? जैसे कविता पढ़ाई जा रही है, क्या वैसे व्याकरण पढ़ाएगा? ए आ मिले के ए आ हो जाए, ये थोड़ी पढ़ाई जाओ कोई। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ाने की अपनी एक अलग कला है। उस कला को ही एक प्रकार से हम बोल देते हैं विधाएं। बात पल्ले पड़ी की थारे? पढ़ी, कुछ पढ़ी है। यानी हिंदी के अंदर इतनी चीजें होती है। हिंदी के अंदर गद्य भी है, पद्य भी है, कहानी भी है, नाटक भी है, व्याकरण भी है। लेकिन सब चीजों को पढ़ाने की अपनी अपनी एक अलग कला होती है। अब आप अगर हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हो, चाहे वो 3rd ग्रेड बनो या 2nd ग्रेड बनो, लेकिन रीट में तो लगती है, तो आपको इन सभी चीजों का पता होना चाहिए। नहीं कि चलो आज पद्य की कविता पढ़नी है, तो बा कविता भी गद्य की तिरिया बांची आया, तो भाई के मतलब हो? फिर कविता को कविता लगाई क्यों जथे गद्य इतनिया? और बिन नाटक की इतनिया थोड़ी पढ़ती होगा, या बिन व्याकरण की तरह थोड़ी कर दोगे। तो इसीलिए अलग अलग चीज को पढ़ाने की अलग अलग कलाएं हैं, और उन्हें ही हम विधाएं कहते हैं। अब हम एक एक उठाएंगे और आपको समझाएंगे कि गद्य को कैसे पढ़ाना है और पद्य को कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गद्य शिक्षण। कईयान तो ओ ही कौन बेरो गद्य कौन सा बेर पद्य कौन सो है? तो भाई पद्य को मतलब पद हुए, पद को मतलब शायरी है, कविताएं हैं जो, और गद्य का मतलब गद्य ही है, बस लिख रखियो बहुत सारो पढ़ते। ये एक प्रकार से साहित्य का अंग है। इसमें छंद, अलंकार, रस कोई जरूरी को नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कोई ध्यान नहीं देना है। वो चीजें पद्य में ध्यान दी जाती है, छंदों का, अलंकारों का, तुकबंदी का। बगैर तुकबंदी क्या मजा आएगा फिर? वो पद्य में होता है।
यानी गद्य तो ज्यों का त्यों ही प्रस्तुत होगा, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है वैसे। गद्य में बहुत सारी चीजें आती है, कहानी गद्य के अंदर आती है, उपन्यास गद्य के अंदर आता है, निबंध आता है, जीवनी आती है, सहस्मरण आता है, आत्मचरित्र आता है, और रिपोर्टार्ज व्यंग्य भी कर सकते हो। ये सब क्या है, कहानी गद्य की तरह होती है, इसलिए सर्व गद्य है। आचार्य विश्वनाथ, तो समझ गया नहीं गद्य किए वे भाईडो मास्टरो। वृत्तबंध रहित गद्यम, आहा क्या बात है, अर्थात छंद से रहित रचना ही गद्य है। किसने कहा, विश्वनाथ ने। यानी छंद रहित रचना क्या है, वही गद्य है। अच्छा, विश्वनाथ तो बात जोर की बोली, याद रखो तो रख लिया, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। अब बात है कि हम गद्य को क्यों पढ़ते हैं, हमारे दैनिक जीवन में गद्य शिक्षण का क्या महत्व है, पहले तो ये देखते हैं गद्य शिक्षण का महत्व है। साथ साथ में नोट्स बनाओ तो और ही अच्छी बात है। भाई एक बात बताओ, मन ने भाई पेपर कौन देनो मास्टरों, लेकिन मैं भी तो पढ़े, मैंने भी तो शॉर्ट में इंतजार करना पड़े, समझना पड़े, फिर समझाना पड़े। तो जब मैं करन लाग रही हूं मेहनत, मन भी जरूरत है, ठीक है, इससे मेरे भी फायदा होगा, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज बिकन लग गई, बिक तो पहले से रही थी, ज्यादा हो जाता है बच्चों का रुझान, कोर्स भी बिकते हैं, किताबें भी बिकती है, मान ली कि मेरा भी स्वार्थ है, बिल्कुल बराबर का स्वार्थ है, लेकिन फिर भी पेपर तो मेरे को नहीं देना, याद आपको रखना है। तो साथ साथ में अगर बना लेगा तो फिर कूड़ो थोड़ी हो, बात को नहीं, आंगली खराब हो जाए, साथ साथ में शॉर्ट में लिख ले। गद्य का महत्व है, पहला महत्व है दैनिक जीवन में, सिर्फ समझना है, रटना कुछ नहीं है, नो टेंशन लेना है। हमारे दैनिक जीवन में लेन देन है, माध्यम है, जो भी है सब गद्य में ही आता है। ज्ञान प्राप्ति हमें गद्य से होगी, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ो, अच्छे अच्छे कवियों को पढ़ो, अच्छे अच्छे राइटरों को पढ़ो। कैसे ज्ञान, समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ो, गद्य ही तो है, दैनिक भास्कर पत्रिका सब गद्य में लिखी हुई है, ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, इसलिए हमारे गद्य पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी होता है। तुम किसी के घर पे गए, उसके घर पे किताबें पढ़ी थी, उपन्यास पढ़े थे, कहानियों की किताबें, महाराणा प्रताप की किताबें, पता नहीं कौन कौन सी उसने महापुरुषों की किताबें थी, आपके दिमाग में एक ही बात आई, ज्ञानी आती। एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब अपने घर या अपनी लाइब्रेरी, अपने रूम को दिखाएगा तो पीछे भले ही वो न पढ़े, पीछे किताबें तो दिखाई दिखाएगा। इससे आगे वाले पे मनता है यार क्यों किताबें पढ़ रहे यार, इतनी किताबें क्यों, क्योंकि ज्ञान कहां से मिलेगा, गद्य से ही तो मिलेगा। भाषिक तत्वों की जानकारी भी, भाषा को जब बच्चा स्कूल में जाता है, नई नई चीजें सीखता है, नए नए शब्द उसके सामने आते हैं, तो वो कैसे होंगे, वर्तनी है, शब्द शुद्धि है, रूपांतरण है, लोकोक्ति है, मुहावरे है, संधि है, समास है। अब मुहावरे लोकोक्ति को पद्य में थोड़ी देगा, वो तो गद्य में ही देगा। तो वो चीजें कहां से सीखोगे आप, वो गद्य से ही तो सीखोगे। व्याकरण, व्याकरण के जो शब्द है वो कहां से सीखोगे, वो गद्य से। पद्य में व्याकरण नियमों का पालन किया जाए कोई जरूरी नहीं है, पद्य में तुकबंदी करनी जरूरी है, व्याकरण नियमों की कहीं जरूरी नहीं है, यहां व्याकरण के नियमों का पालन होगा, समस्त नियमों का पालन किया जाएगा इसके अंदर। सर आपसे निवेदन है, हिंदी यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए, कुमार यूट्यूब पे पूरी हिंदी मैंने पढ़ा रखी है, जाके देखो, पिछले एसआई की A to Z पूरी की पूरी पढ़ा रखी है मैंने, तू जाके देख तो सही। हाँ ठीक है जी। अगलो है भावात्मक विकास। वैसे कविता में भी होता है, कविता भी कई प्रेम की कविताएं हैं, हम भावुक हो जाते हैं उस कविता को देख के। हैं, मैंने कविता सुनाई, सब अपने महबूब में खो गए, मैं अकेला रह गया, क्यों, कविता से भी व्यक्ति भावुक हो जाता है। लेकिन गद्य में भी ऐसी ऐसी कहानियां आती है कि व्यक्ति, जैसे फिल्में देखते हो, वो फिल्मों को हम लिख दें तो वो एक प्रकार से उपन्यास हो जाते हैं, तो गद्य के अंदर भी ऐसी ऐसी कहानियां आती है कि हम भाव विभोर हो जाते हैं कि देखो बेचारा राइटर, देखो बेचारा हीरो सके कितो गलत हुई। तो भावनात्मक लगाव भी होता है इसके अंदर। सर इसमें क्या, अरे समझना है, समझना ही तो है मास्टरों, कोई प्रश्न तो वैसे बनेगा नहीं,
लेकिन समझना है कि गद्य आपको क्यों पढ़ाया जाता है। अब है गद्य शिक्षण का महत्व है, बताया क्या महत्व है गद्य को। अब गद्य शिक्षण को उद्देश्य की है बच्चा पढ़ाने में, बस समझते जाओ। आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, दिमाग पे लोड नहीं डालना है। कब 1 से 8 तक पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, देखो। पहली बात, व्याकरण का ज्ञान हो जाए बच्चे को, बिल्कुल तभी पढ़ाएंगे भाई। शब्दों को बड़े प्रभावशाली ढंग से, शब्दों को बड़े अच्छे तरीके से पेश कर सके कि कौन सी जगह कौन सा शब्द बोलना है, और नए नए शब्द सीखेगा तो बच्चा का शब्द भंडार की वृद्धि होगी। घर में रह के तो कौन से शब्द सीखा यार, नॉर्मल शब्द सीखा होगा, वो चिमटो सीखे, रोटी सीखे, बेलन सीखे। स्कूल में जब गद्य पढ़ेगा तो फिर नई नई चीजें सीखेगा वो, तो वो विकास कहां से होगा, वो यहीं से तो होगा, शब्द भंडार गद्य से। और होश के संक्षिप्त जीवनी लिखनी सीख जा, और होश के वो गद्य इतो पढ़े कि कदी सभा में जाके भाषण दे दे। ये विकास भी कहां से होगा, गद्य से। तो इसका उद्देश्य हमारा यह है कि ये चीजें बच्चा सीख जाए। ये तो है 1 से 8 तक की, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा आगे जाएगा 8 से लेकर 10वीं तक, वहां पर गद्य क्यों पढ़ाया जाता है, जो लिपि पढ़ी है उसको व्यवहार में ला सके, ध्वनि विज्ञान को समझ सके कि कौन सी ध्वनि छोटी आ रही है, कौन सी बड़ी आ रही है, शब्दकोश का और विस्तार हो, विराम चिन्हों का वो सही प्रयोग कर सके। छोटे बच्चे को इतना विराम चिन्ह वगैरह का नहीं नॉलेज होता, वो सीधा सीधा मारता है। शब्द मुहावरे पदबंध का सही जगह प्रयोग कर सके, सही अनुच्छेदों को बांट सके, देखी हुई घटना का वर्णन कर सके। क्या देखी हुई घटना का वर्णन तीसरी क्लास का बच्चा कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन 9वीं क्लास का बच्चा कर सकता है। मेले का वर्णन वो लिख सकता है, और बहुत बड़ी बात को सार के रूप में पेश कर सकता है। तो यह उद्देश्य होता है 8 से 10वीं तक बच्चे को पढ़ाना। 11वीं और 12वीं तक बच्चे को गद्य क्यों पढ़ाया जाता है, यहां तो बच्चा और मेच्योर हो गया। यहां तो ये मान लो अपठित रचना को सारांश भी लिख सके, किसी विषय में क्या भावनात्मक बातें हैं, क्या वर्णनात्मक बातें लिख सकता है, पढ़ी हुई बात को बंद करके व्याख्या भी कर सकता है वैसे की वैसे। तो आगे तो फिर बौद्धिक विकास करना है गद्य पढ़ा के, समझे बात को। अब आएगी गद्य शिक्षण की विधियां, प्रश्न यहां से पुटअप होगा। तो गुरुजी इतनी देर के बक्यो, इतनी देर था गद्य साहित्य में जोड़े, कभी गद्य साहित्य क्यों पढ़ाया जाता है। अच्छा रहे वो करो, केक को डाबरो कह रहा क्यों थे हैं। गुरुदेव जी रीट वाले बेंच में आर्ट एंड कल्चर आपकी पढ़ाई में अपलोड कर दो। अच्छा हाँ, आर्ट एंड कल्चर की अलग से क्लास रिकॉर्ड है, कर देंगे। अब तो क्या यार, अब तो मेहनत के लिए करेंगे, कोई बात नहीं है। बुक को महत्व है क्या को नहीं, बुक को तो महत्व वही को मुना। रीट के लिए हिंदी की स्पेशल क्लास है, हिंदी बहुत बड़ो सिलेबस है मुना, अब क्या लगाऊं है। हाँ एमसीक्यू अब करवाएंगे आपको, अभी करवाएंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। गुरुजी को नहीं बताओगे, अरे क्या बताऊं। ये टॉपिक कंप्लीट होते ही आगे 20 दिन हम हिंदी और इसकी शिक्षण विधियों का आईवी क्वेश्चन निकालेंगे, बस। थेरा जी चियो पुलिस के बारे में बताओ, पुलिस के बारे में क्या बताऊं। राजस्थान में लगभग 1 लाख कांस्टेबल है लगभग, और पुलिस के ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है, फिर एसआई होता है, फिर सीआई होता है, फिर डीवाईएसपी होता है, फिर एडिशनल एसपी होता है, फिर एसपी होता है। क्या बताना बता। भर्ती नेक्स्ट मंथ तक आने के, जैसे सीटी का रिजल्ट आ जाएगा पहले पुलिस की भर्ती आएगी। लेकिन तो पुलिस और बीच में घुसरिया क्यों, मास्टर बीच में, मास्टर 12 कटोरे। हाँ आगे गद्य शिक्षण। अब है गद्य शिक्षण की विधियां, गद्य शिक्षण की विधियां लो जी। प्रत्येक की पढ़नी है, नाटक की विधियां पढ़नी है, व्याकरण की विधियां पढ़नी है, गद्य की विधियां पढ़नी है, सारी विधियां पढ़नी है। हंसी क्या आ रहा है बताओ। कई प्रकार की विधियां हैं, उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, बहुत सारी विधियां। लगभग तो हम सीधा पढ़ते हैं वही विधियां, किताब ला गया।
तो लेकिन स्तर के अनुसार पढ़ाना जरूरी, ये नहीं कि आप पहली क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे, 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो वैसे ही आप पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाने लगे, तीसरी क्लास के बच्चे को पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य एक तो अर्थबोध शिक्षण विधियों में, क्या अर्थबोध शिक्षण विधि, एक विधि है गद्य की अर्थबोध शिक्षण विधि। यह विधि छोटी क्लास में काम आएगी। कौन सी क्लास में? प्राथमिक स्तर। सर इसमें क्या होता है, कुछ कठिन शब्द आ जाए जो मास्टर जी खुद बोल के मौखिक रूप में बता के भी व्याख्या कर देगा, बस गद्य पढ़ रहे हैं और साथ साथ में व्याख्या कर देंगे और छात्र जकाए खुद ही कुछ शब्दांगों ज्ञान ले लेगा। ये छोटी सी अर्थबोध विधि है और इनमें कई चीजें प्रयोग है। अर्थबोध का मतलब यह कि गद्य पढ़ाते समय कुछ शब्दों का अर्थ बताना, जैसे कि एक बार एक बच्चे ने पुष्प देखा, अब बच्चों बेचारे स्कूल निकल गए, घरों निकल गया, बिन कौन पुष्प के घरे तो फूल ही सुनो। तो फिर इसकी कई विधियां हैं कि पुष्प को किस प्रकार बच्चा मास्टर जी प्रेजेंट करेंगे। तो ई विधि में कुछ और विधियां कि उसका अर्थ मास्टर जी को कैसे बताना है प्राथमिक स्तर पर। पहला तरीको है प्रत्यक्ष, क्या? प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, वस्तु प्रदर्शन। यानी जैसे गेंद आई, गेंद को नाम आयो गेंद दिखाती, कलम को नाम आयो दिखाती, मोबाइल को नाम आयो मोबाइल दिखा दियो। अब हर चीज तो मास्टर जी दिखा कौन, उसके जेब में तो रखे को नहीं हर चीज, सारी चीजों का संभव नहीं, लेकिन कुछ चीजों को अर्थ जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को प्रदर्शन करती है। दूसरा है प्रत्यक्ष क्रिया प्रदर्शन, क्रिया प्रदर्शन। इम केवे जैसे कोई आयो कर रावण हनुमान जी की बातें सुनकर हंसा, अब मास्टर जी हा 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 करके हंसी दिखाओ, बोले ये हंसी दिखाओ। अंगद ने पैर रोप दिया तो मास्टर जी पैर रोप के दिखा देगा, बस यही काम करना है आगे जाके, ठीक है। गीत गाया, मास्टर जी खुद टेर तोड़ देगा, दो जहां से भी सस्ती तुम्हारी आंखें, अगर गीत तोड़ देगा मास्टर जी। दौड़ने की बात आत मास्टर जी छोड़ गए, किताब दौड़ के दिखाओगा, लियो जी पाछा आवे नहीं आवे, दौड़ के दिखाओगा वो। अब आगे हनुमान जी गए उड़कर और फिर संजीवनी मुंटी ले तो मास्टर जी उड़ के दिखाओगा। तो वो क्या प्रत्यक्ष क्रिया प्रदर्शन है। फिर है चित्र प्रदर्शन, जी हाँ अमेरिका दिखानो है, अब अमेरिका मास्टर जी जब मैं लिया थोड़ी बोले तो नक्शे में दिखाओगा टावर ओ अमेरिका है, इसी अमेरिका है अट्ठे, चार्ट में दिखा दियो, मॉडल दिखा दियो, वो की है वो चित्र प्रदर्शन है। फिर अगलो वो बच्चे ने समझाना तरीका है, करना पड़ेगा, सह नाटक करना पड़ेगा, ये लतन खाती रही क्या नहीं करने, बस एक नौकरी लाई जाओ फिर देख लिया, फिर आओ इन सबसे निपटेंगे हम। प्रतिकृति प्रदर्शन, मंदिर ताजमहल आदि की प्रतिकृति, ताजमहल की बात आई कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, मुमताज को दफनाया, ताजमहल दिखा दियो, मंदिर दिखा दियो, मस्जिद दिखा दियो, तो वो की प्रतिकृति प्रदर्शन बोलेंगे। समझिए बात ना, ये एक डाउट है कि कह रहे हो कौन सी प्ले लिस्ट में 8 वीडियो कौन दिखा, उड़नो तो सिखाओ ना, क्या सिखाई जाए। अब इस विधि की कुछ आलोचनाएं, एक तो सर्वव्यापक तो है ही नहीं प्रदर्शन इन चीजों का, कुछ चीजों का जरूर है, कुछ सूक्ष्म भावों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, कुछ चीजों को, सीमित चीजों को ही दिखाया जा सकता है, हर एक चीज को नहीं दिखाया जा सकता इसमें। बाकी थोड़ी विधि है, ध्यान रख लेना। यानी कौन सी? गद्य शिक्षण की पहली विधि है अर्थबोध, यानी आए हुए शब्दों का अर्थ बताना। दूसरी जो गद्य की फेमस विधि है वो है व्याख्यान विधि। नॉर्मल है, सब व्याख्यान पढ़ लिया पा, यानी स्पष्टीकरण भी बोल सका पा, स्पष्टीकरण विधि ये तो हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल बात है। आधो साओ ये लिख दियो, आधो से पे फिर स्पष्टीकरण। व्याख्यान विधि में किया जाएगा, व्याकरण की सहायता व्याख्या करी जाएगी विभिन्न उदाहरण भाषण द्वारा, ये ऊंची कक्षाओं में चलती है। फिर है प्रवचन विधि, प्रवचन विधि
शिक्षण विधि पीडीएफ तो कौन डाल लिया, मैंने सर से राम 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 8 बजन आ रहा है गुना। हाँ जी, प्रवचन शिक्षक महोदय कथाकार बन जाएंगे, छात्र श्रोता बन जाएंगे, पाठ आगे है ही और मास्टर जी शुरू हो जाएंगे, बस चल रही है कथा। वो है प्रवचन विधि। ये तीसरी चौथी क्लास में मत शुरू कर देना, ऊंची कक्षाओं में चलेगी। तीसरी क्लास में थे भाषण देगा टाबर गलने सुत्यो लाते को, ये ऊंची कक्षाओं में चलती है। और समास संधि विलोम विराम इनको भी साथ साथ बताते रहो, प्रवचन देते रहो बस। अगली है प्रश्नोत्तर विधि। क्या विधि है, व्याख्यान कौन सी है, गद्य शिक्षण की विधियां ध्यान रखियो, निम्न से गद्य शिक्षण की विधि है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो इसे सुकराती विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि सुकरात ने दी थी ये प्रश्नोत्तर। यानी छात्रों को पहले ज्ञान से जोड़ा जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में पाठ है तो महाराणा प्रताप को बारे में 2-4 बातें पूछी जाएगी कि टावरो कौन हो, टावर कहेगा एक राजा हो रहा, फिर का टावरो थोड़ा बहुत बेरो है था किंग सागे लड़िया, बोलो कोई अकबर सागे लड़िया। तो थोड़ी बहुत बातों से बच्चों को कनेक्ट किया जाता है, जिससे उनसे सोचने की तर्क शक्ति का कुछ विकास हो। यह भी उच्च स्तर में चलेगी, यह नहीं कि तीसरी क्लास के बच्चे को आप पूछ रहे हो कि मालदेव कौन हो। ये ऊंची कक्षाओं के लिए ज्यादा चलती है, ठीक है। और इम के वे के टाबर भी प्रश्न पूछे तो कई बार टाबर बेमतलब का प्रश्न पूछना चालू कर दे। बच्चे का क्या है भाई साहब, कुछ भी पूछ सकता है 68%। तो कई बार वो निरसी हो जाए, क्लास में माहौल भी खराब हो जाए है तो कई बार बकवास से प्रश्न भी पूछने शुरू कर देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हाँ, जय श्री राम टोंक से राम राम भैया, राम 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 राम। और दसो बताओ बताओ। देखो गद्य शिक्षण के एक तो होता है वाचन, 3 अंग है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण की ये विधियां थी, बालकों को शुद्ध बोलना सिखाना है आपको गद्य के माध्यम से पढ़कर। व्याख्या भी जरूरी है गद्य शिक्षण में, क्योंकि व्याख्या से शब्द भंडार की वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि पानी आए तो पानी की पर्यायवाची भी साथ में बता दो, नीर है, तोय है, अंबु है, वारी है, तो बच्चा का शब्द भंडार और वृद्धि हो जाएगी उसकी। लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्तियां, इससे बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा, शब्दों का संग्रह बढ़ेगा। और फिर विश्लेषण है ही। बताओ, देखो गद्य साहित्य जो होता है बड़ा ज्ञानवर्धक होता है। जब आप नौकरी लग जाओ, फ्री हो जाओ, तो आप गद्य ही पढ़ोगे। किसी की भी किताब मंगा ली, किसी महापुरुष की मंगा ली, विवेकानंद की मंगा ली, ओशो की मंगा ली, तो वो क्या है, वो सब गद्य ही। तो उनसे पढ़ के तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। बाकी हम लोग सब ज्ञानी बने हुए हैं, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ जाने ये सब ज्ञानी बने हुए। लेकिन ज्ञानी तो वही है जो साहित्य को पढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, अब यह है कि कुछ सोपान अपनाए जाएंगे। एक तो प्रस्तावना होगी जो पूर्व ज्ञान को जोड़ेगी गद्य में, फिर उस विषय पे चर्चा होगी, फिर कक्षा में निरीक्षण भी किया जाएगा, आवृत्ति भी होगी, फिर गृह कार्य भी देना है गद्य शिक्षण में। यह है गद्य शिक्षण की विधि जो मैंने अपने मुख से प्रवचन दिए हैं। कुछ आपके समझ में आए होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे, लेकिन अब जब आप पढ़ोगे किताब में शिक्षण विधि तो आपके पल्ले पड़ जाएगी कि ठीक है वो मास्टर बताइए ऐसी है। अब बताओ, ऐप क्यों नहीं खुद रहा, कौन सा नहीं खुद रहा? 8 वीडियो कौन दिखा रहे हो? नहीं यार इसी कोई बात कौन, शिक्षण विधि तो पूरी डाल रखी है? शाहजहां वीडियो डालो, शाहजहां वीडियो क्यों कोनी? क्या कह रहे हो? दंडान्वय और खंडान्वय विधि अभी आएगी आगे। क्यों? क्योंकि शिक्षण विधियों में है वो। की पल्ले पड़ रही है थारे, क्योंकि ए है बोला और मन लगा रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा। क्योंकि अब देख लो आधी घंटा लग गई एक में, नहीं मैं रिकॉर्ड करके इतो ही मैटर बता के पूरा सल्टा दिया। क्योंकि लाइव में बिना मतलब की बकवास ज्यादा होती है। सर आप समझाए आए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बड़ा ही करता रहे करो, टाइम टू टाइम पंप मारता रहे करो, ठीक है? सर मैं प्राइवेट टीचर हूं, कोई बात नहीं यार, कभी सरकारी तू भी बनेगो, अच्छे दिन आएंगे यार।
लाग्यो रे बस। तू प्राइवेट है तो तू देख लियो प्राइवेट में की है, तू वो दुख देख लियो नहीं। तो अब तू बोली लगन तैयारी करो। जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा चुका है उसे पता है कितना शोषण होता है, मतलब मारे भी रोन कौन दे। तो वो ज्यादा, जैसे कांस्टेबल जो है ना, वो सबसे ज्यादा एसआई की तैयारी कांस्टेबल करते हैं, क्योंकि वो एसआई का पावर जानते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि ये कितनी पावरफुल पोस्ट होती है, इसलिए सबसे ज्यादा एसआई की तैयारी कांस्टेबल करते हैं। वैसे ही ये प्राइवेट स्कूल वालों को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है मास्टरों के साथ, वो सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं इसमें। जिन जिन जो नहीं की प्राइवेट नौकरी, उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुमने मेहनत की, तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हें रोना पड़ता है, दे दो दे दो। क्यों? क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल ने पढ़ाई की, कोचिंग में पढ़ाई, रुपया मारा फिर भी मांगा, अगर रिक्वेस्ट करता भाई जी दे दो निकाल जरूरत है, 10,000 मांगता होता नहीं, 2,000 रुपया चलाता। वो गुरुजी यार काम ले लिया, गुरुजी यार एक प्लॉट ले लिया, अरे तो प्लॉट में भी तो लेस काम हने दे दे, लेकिन ना थार ले रुपया में 100 काम करू रहे यार, मैं घरे मकान टोर रखे तो थारे हिसाब थारी औकात के हिसाब टोरो, मान ले रुपया आधार पर क्यों टोरो। तो आपको पता है अच्छी मेहनत कर मुना गैल छुटानो है। चलो थे को तो पद्य शिक्षण और बता दियो ये ना करो, थे थोड़ी इजाजत दो यार, देखो एग्जाम नजदीक है, करना ही पड़ेगा। लियो तो अगलो कौन सो है, पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण ठीक है। कविता शिक्षण, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। भाई ये कविता भाई एक तो याद होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक बार और है वाह। कविता में भाव तत्व तो होते हैं, परंतु इसमें कल्पना भावना बुद्धि तीनों का ही समावेश होता है। कविता ऐसे ही नहीं लिखी जाती बस। कोई बंदा शायरी लिख रहा है तो विद्वान है वो, ऐसे ही नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग 0.001% होते हैं। मुझे नहीं आती, मैं नहीं लिखता, मैं तो इन मिनू चुरा के लिखू थे, सोचता हूँ गुरुजी शायरी बोले खुद ये आपने एक ही गुण से चुराई है। लेकिन जो व्यक्ति कविता लिखता है यार वो विद्वान आदमी है। वो पद ऐसे ही थोड़ी बनता है, डिंगल भाषा के पद विद्वान लोग हैं, महान लोग हैं, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं। तो कविता ऐसे ही नहीं है, बुद्धि का। हाँ आप लेख लिख सकते हो, गद्य लिख सकते हो, आप पढ़े लिखे हो गद्य लिख सकते हो, लेकिन आप एक लाइन की कविता नहीं जोड़ सकते। क्यों? कविता के अंदर तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक होना पड़ता है, एक अलग ही बुद्धि का लेवल होता है इसके अंदर। इसका विकास दर्शन से, ऋग्वेद से ही है। ऋग्वेद पूरा जो किसमें है, पद्य के रूप में ही तो है। विश्वनाथ कविराज क्या कहते हैं, जो विश्वनाथ पहले, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य ही वाक्य काव्य है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यानी जिस वाक्य को पढ़ के रस आ जाए वही तो कविता है। और लाइनें जोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो एक कवि का कोई इंटरव्यू चल रहा था, किसका था, अताउल्ला खां का था पता नहीं। तो जो इंटरव्यू लेने वाला कह रहा था कि मैं एक लाइन बोलूंगा, तुम आगे वाली जोड़ना, तुम आगे वाली जोड़ना। उसने बोला कि तुम मुझसे नाराज हो, आगे जोड़ो, तुम मुझसे नाराज हो तो कोई बात नहीं, मगर कहो यारो उससे मेरा शहर ना छोड़े। ऐसी लाइनें जचाना बहुत बुद्धि का विकास है, नहीं जोड़ सकता हर कोई इन चीजों को। क्यों? क्योंकि कविता शिक्षण तो एक महान व्यक्तित्व है। कलरीज ने कहा सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म ही कविता है। आकोनिक अंट शब्दान बीच में जोड़न लग रहे हो, सही शब्दों का सही जगह प्रयोग कालरीज ने कहा है क्या है, कविता है। जयशंकर के कह आत्मा की संकलात्मक अनुभूति कविता है। आचार्य वामन क्या कहते हैं, रीतात्मा काव्यम, यानी रीति का काव्य ही आत्मा है, ऐसे ही नहीं है। अब क्यों पढ़ाई जाती है कविता शिक्षण, ऐसा क्या उपयोग है इसका कि बच्चे को कविता शिक्षण किया जाता है। अलग अलग स्तर पे अलग अलग होगा। पहला होगा प्राथमिक स्तर, कभी प्राथमिक स्तर पर कविता क्यों पढ़ाई जा रही है, क्या जरूरी पड़ गई भाई, चौथी क्लास के बच्चे को कविता की कहां जरूरत है। क्यों? क्योंकि बच्चा कविता बोलने में, तुकबंदी में बड़ा अंदाज मजा लेता है। इसलिए लिटिल स्टार ये सबको याद होता है, क्योंकि कविता के माध्यम से बच्चे को आनंद आता है। बच्चे का स्तर जो है, कहां ज्यादा बोलना है कहां कम, ये सीख जाए। क्योंकि कविता और श्लोक, आप कोई शायरी बोल दो बच्चे के आगे, बच्चा तुरंत पकड़ लेगा, उसको बोलना शुरू कर देगा। बच्चा शायरियां देखता है, उसे आनंद आता है। क्यों? तुकबंदी से बच्चे को बड़ा आनंद आता है, इसलिए वो नई नई चीजें सीख जाता है इसके माध्यम से। और सामूहिक कविता पाठ होगा नहीं,
तो बच्चों में एकता की गुण की भावना होती है, इसीलिए प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाई जा रही है। आगे थोड़ा सा स्तर बढ़ा, कौन सा आ गया, माध्यमिक। कौन से स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे। थोड़ा बच्चे का विकास हो गया तो कविता में क्या चीजें हैं वो ग्रहण करना सीख जाएगा। फिर कविता में क्या होंगे, रस होंगे, छंद होंगे, अलंकार होंगे। रस छंद अलंकारों का कोई लेना देना नहीं होता तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे को, वो माध्यमिक स्तर के बच्चे के लिए जरूरी है। उन चीजों का ज्ञान हो जाएगा उसमें कि हरि ने हरि को हरि रूप दिया, चंदू के चाचा ने चंदू की, है तो कमेंट। तो इससे सिखाया जाएगा कि बार बार इसमें क्या आ रहा है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, तो ख ख ख ख आ रही है तो कौन सो अलंकार है, तो बच्चा सीखेगा। और बच्चा, टीचर जो है कविता श्लोक में रंगमंच में आगे जाके भी फिर कविता बोलो लिटिल लिटिल स्टार व चीजा, तो इसलिए बच्चे को माध्यमिक। फिर आता है उच्च स्तर, कि उच्च स्तर पे आप बच्चे को कविता क्यों पढ़ा रहे हो। बच्चे को कविता पढ़ाने से अंदर के जो भाव है, क्योंकि 11वीं 12वीं में हो गए, बच्चे का विकास हो गए, वहां आप रहीम जी का भी सिखा सकते हो, इतावती उतजावती 6-7 हाथ। क्यों, क्योंकि यहाँ आके रहीम जी वाली जो दो है ना वो थोड़ी सी उस टाइप की शायरी है जो, तो उसमें क्या है, एक स्तर के बाद में उसे पढ़ाया जा सकता है। नायिका नायिका इनकी बातें, ये चीजें यहाँ की उच्च स्तर पे पढ़ाई जाती है। इससे बच्चों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होगा। बच्चा खुद भी कविता करना सीख जाए, श्लोक पद बढ़ाना सीख जाए, उसमें क्या सौंदर्य है वो बताया जाए, खुद नहीं कह दे कविता थे लिखो तो ऊंधी सूंधी में भी जोड़ के लिख दे। कुछ स्तर पे, उच्च स्तर पे, समझे क्या बात को। जीके करवाओ पशु परिचर वाले को, जीके पशु परिचर में कहा नहीं करा, तो जीके तो एक ही यार, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह है, तू आर्य में पढ़ ले चाहे फोर्थ ग्रेड में पढ़ ले। हाँ, बिहारी के दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। नटत रिजत खिलत मिलत लजियात है, भरे भोन में करत है नैनो सब बात, ए बिहारी का है। महाकुंभ में भगदड़ मचने पे आप क्या बोलना चाहिए। मैं आज बोलना चाहूंगा, जब भीड़ कम हो जाए आराम करिए, ये करके आना दर्शन, आराम से कराना, फुर्सत के समय आराम से चले जाना। हाँ, उच्च स्तर। चल अब बताओ आगे चले। कविता में 3 सौंदर्य होते हैं। एक तो होती है अभिव्यक्ति सौंदर्य, नाद, गुणे, छंदे, अलंकार, काव्य, ये सब अभिव्यक्ति के अंदर आते हैं। फिर भाव सौंदर्य होते हैं, जैसे किसी कविता में दुख है, किसी में प्रेम है, किसी में हर्ष है, कुछ में विचार शक्ति का भी हो कि कवि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ कविता बात कुछ है, कहना कुछ चाह रहा है कवि। मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, इसका मतलब कवि कह रहे है, कवि अब टेम को निमन, अब रीट को एग्जाम सारा आ गया। जैसे गीत हो गया ना कि ना उम्र का बंधन हो, इंगो मतलब कवि कह के कोई उम्र की चलेगी, तो ए केवे के ए भाव पकड़ने लाग जाएगा बच्चों, तो ए भी कविता के अंदर निहित होगा, वो विचार सौंदर्य। तो कविता पढ़ाने की भी अलग अलग विधि है। अब यहां से प्रश्न अब करना है अपने को, पढ़ाऊं यानी कविता शिक्षण की विधियां। विधियां देखो, लो जी, इसका मतलब प्राथमिक स्तर पे अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उच्च स्तर पे अलग, जैसे माध्यमिक कह दूं, माध्यमिक स्तर पे अलग पढ़ाया जाएगा बच्चे को, कब 6 से 12वीं, और उच्च स्तर में बच्चे को अलग। क्यों, क्योंकि अलग अलग तरीके से कविता पढ़ानी है, ऐसे थोड़ी है कि हर टाइम में थे एक तरीके को रगड़ देगा कविता। हाँ, रोजगार और धाम तीर्थ है। चलो देखो, सबसे पहला है प्राथमिक स्तर। इस समय अगर आप कविता पढ़ा रहे हो तो गीत गाओ। कविता में मास्टर जी खुद गा गा के गानों सीख लो भाई। गीत प्रणाली बड़ी जरूरी है। बच्चे के जन्म से ही बच्चे को गीत बड़ा प्रिय होता है, मां भी लोरी सुना रही, और गीतांगो प्रयोग शिक्षण में बड़ो ही सरल और सहज रूप में करियो जा सके। और गीत टाबरा न हो सके, सगड़ा टाबरा सागे ही गुआ दो कोई गीत गुआओ तो, और मास्टर जी भी पीछे पीछे करता जाएगा और बच्चा भी करता जाएगा। ये विधि बड़ी ही मनोवैज्ञानिक विधि। कौन सी? गीत विधि।
छोटे टाबरा ने कविता का माध्यम वो टाबर मजा ले रहे पढ़ाओ बन, ठीक है, ई करने था। लेकिन गीत भी आकर्षक होना चाहिए। आ नहीं कि कोई टप गीत लेके बैठ जाओ, ए मछली जल की रानी जीवन उस ऐसा चालन दो, खूब लड़ी मरतानी, ऐसा चालन दो गीत। फिर है गीत अभिनय विधि। गीत अभिनय विधि, मास्टर जी खुद नाच के, मास्टर जी नाचना होना जरूरी है। अभिनय, तुकबंदी होनी जरूरी है। गीत सरल आसान और मास्टर जी सागे नाचन लाग रहे, तो मास्टरनिया तो चलो कामड़ो कर देगी, लेकिन मास्टर आने लिए थोड़ा दोरो काम हो जाए। फिर अर्थ कथन या शब्द कथन प्रणाली। शब्द कथन, इसमें क्या होगा, स्वयं जो को है मास्टर जी कविता बोलेगा और खुद मांगो अर्थ भी सागे सागे बता देगा। इसमें टाबर सिर्फ स्रोतो रहेगो, बैठे रहोगो टाबर, यानी कविता का अर्थ समझाएगा मास्टर, भाव और रसों से कोई ज्यादा मतलब को नहीं। ए मनोवैज्ञानिक विधि, क्या आनंद आएगा बच्चे को इससे, ये ए मनोवैज्ञानिक विधि। क्या बताया मैंने, 3 विधियां चलेगी प्राथमिक स्तर पे। गागे सिखाओ, कौन सी क्लास का बच्चा ने, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। सागे खुद गीत गाओ, अर्थ बताते में पढ़ाओ, लेकिन ए मनोवैज्ञानिक विधि, ये दोनों मनोवैज्ञानिक है, बच्चा बड़ा आनंद लेता है। फिर आती है कौन सी, ये, इसमें 3 विधियां चलेगी। एक तो खंडान्वय, ठीक है, एक दंडान्वय। अभी एक टावर पूछो नहीं कि खंडान्वय दंडान्वय, अब आ जाएगी। एक व्याख्या, अभी व्याख्या करेंगे, लेकिन एक बार लिख लेते हैं। बाकी उच्च स्तर की जैसे टीका विधि है, रसास्वादन विधि है, व्यास विधि है, तुलना विधि है, समीक्षा विधि है, वो उच्च स्तर में है। अब इनमें से प्रश्न पुटअप किया जा सकता है, वो उसकी मर्जी कैसे करेगा। सर पीछे कैसे किए थे वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे किया। देखो आप खंडान्वय विधि, बहुत सारे ऐसे महाकाव्य हैं, लंबी कविताएं हैं, जैसे मधुशाला कविता बच्चों बहुत लंबी है। अपने युग में दारू का पूरा वर्णन है उसमें, शुरू से लेके लास्ट तक कवि दारू की प्रशंसा कर रहा है कि मुझे वहां जलाया जाए जहां ठेका हो। कविता बहुत लंबी है मधुशाला। बहुत सारी कविताएं हैं, इतनी पूरी एक एक कविता लगती है एक एक। तो खंडों में कर लो उनको, खंडों मतलब तोड़ दो, वो खंडान्वय विधि है। प्रश्नोत्तर प्रणाली, प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए, ज्यादा मनोवैज्ञानिक नहीं मानी गई। दंडान्वय विधि, प्रधान मेन चीज को ढूंढा जाता है, कर्म कर्ता क्रिया व्याकरण संबंधी प्रश्न किए जाते हैं, और संपूर्ण पद्य को वाक्य में बदलना ही दंडान्वय कहलाता है। यानी पूर्व पद्य एक वाक्य में कन्वर्ट कर दिया, वो विधि है दंडान्वय विधि। व्याख्या विधि का सबको पता है, छात्र कविता करेगा सहस्वर, मास्टर जी व्याख्या करेगा, छंद अलंकार के बगैर जानकारी देगा। उच्च कक्षाओं में ये विधि चलेगी, छात्र निष्क्रिय है, पास में बैठा है, मास्टर जी बोलना लग रहे। ठीक है सर, बयालू कर लो, बयालू, अच्छा बयालू रात्रि भोजन होता है, ठीक है, सारी बात है यार तेरी। अब आ जाए उच्च स्तर, टीका विधि। ए विधियां ध्यान में रखियो टावरों पर सुनठू आओगे, बस 2 मिनट की बात और है, 2 मिनट धैर्य और बनाए रखो, फिर बाकी हम करेंगे कल। देखो टिक्का, जैसे कहते हैं कुंभा ने टिक्का लिखी, जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने टिक्का लिखी, वो टिक्का एक विधि है, किसी एक चीज को उठा के उसकी व्याख्या करना। जैसे पूरी रामायण है, और रामायण में से आप बीच में से भगवान राम और सबरी वाला चीजों पे आप टीका लिख दो, लिख सकते हो। तो साहित्य व्याकरण संबंधी इसमें व्याख्या की जाती है, तुलना प्रयोग व्यतिरेक आदि, वो टिक्का। रसास्वादन विधि जिसका पहले हम पढ़ चुके हैं, इस विधि को पहले पढ़ चुके हैं। कविता में जो रस मैन टाबरान वो ही बताना है, बस बड़ी कक्षाओं में चलेगा। कविता में रुचि जद्दी वेगी जब मास्टर जी रुचि दिखावेगा, कविता बड़ी तरीकों मास्टर जी गावेगा, मास्टर जी बोलेगा, कंठस्थ मास्टर जी का याद होगी कि नहीं भी, कविता को माहौल ही न्यारो होगा, समझिया। और कविता में रुचि क्या पैदा करनी है आ समझो कि टावरान रुचि क्या पैदा कर, कविता में रुचि कैसे पैदा करें।
मैं बढ़िया तरीकों अगर शायरी सुनाई तो थारी शायरी में रुचि हो जाएगी, और मैं कर दी थाने बोर शायरी तो थे शायरी थानो जी नफरत। कोई मास्टर जी थाने गणित पढ़ा रहे, इतो बढ़िया तरीकों पढ़ाई कि गणित में थारी रुचि होगी, थे गणित में पारंगत हो गया, तभी तो कहते हैं रुचि बड़ी जरूरी है। मैं जो हिस्ट्री करा रहा हूं, अगर उस मेरे हिस्ट्री पढ़ाने से, साइको पढ़ाने से, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने से, उस सब्जेक्ट में अगर आपकी रुचि हो गई तो आप कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो। मेरे हिस्ट्री पढ़ाने से अगर तुम्हें हिस्ट्री में रुचि हो गई, मैंने क्या पढ़ाया, एक छोटा सा पोर्शन, पूरे इतिहास का 1% भी नहीं है, लेकिन इतिहास में ऐसी रुचि हुई आपकी, और रुचि से आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो। मैंने हिस्ट्री पढ़ाई, नोट्सों में से सब प्रश्न आए, फिर भी तुम कांस्टेबल का पेपर भी फाइट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस विषय में मैं रुचि पैदा नहीं कर पाया, फिर चाहे सारे प्रश्न आए कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कविता में भी मास्टर जी ही रुचि पैदा करेगा। मास्टर जी बढ़िया पठन करा दियो, बढ़िया तरीकों कविता बोल दी, टावर राजी, टावर खुद ही याद कर लेगो। मास्टर जी गए अगर खुद गए कंठस्थ है तो ही टाबर गए रुचि वही कविता। मास्टर जी कन भी कविता को संग्रह होना चाहिए, 2-4 कविता मास्टर जी के याद होनी चाहिए। कवियां की जयंती मनाओ, कि आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाएंगे, आज केसरी सिंह बार्ट की जयंती मनाएंगे, तो टाबर देखा है केसरी सिंह जी बार्ट कौन है, फिर कविता चेतावनी रचूंगी आई तो लिखियो, तो वह कवि जयंती मनाओ, बच्चे की रुचि हो। कवि दरबार लगाओ, मेरे को 4-5 शायर बुलाओ, टावरा सामने दे शायरी पर शायरी, दे शायरी पे शायरी, दे कविता पे कविता, बच्चे की रुचि पैदा होगी। बढ़िया बढ़िया कवियान बुलाओ, कवि समादर, आसपास का जितना भी कवि कविता पाठ लिखे बांग बेरो पाड़ो, और बेरो पाड़ के और बन बुलाओ स्कूल में, रुचि पैदा होगी। कवि गोष्ठी राखो, कवि बात कर रहा है साहित्य पर और पर बहरास को, इससे बच्चे की कविता में रुचि पैदा होगी। समझ में आया क्या? अब अगली है व्याकरण विधि, व्याकरण शिक्षण। तो टाबरो, अच्छा मैं ये कह रही हूं भी, जिसको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो ले रहे थे वो सीधा आप 23 जो है वो सीधे हैं गुरु नोट्स पे है। वो आप जिस भी विषय के हो, टाइम टेबल कल गुरु टेलीग्राम पे डाल दिया था, गुरु नोट्स पे भी मिल जाएगा। बाकी गुरु नोट्स तो अपने पास रखो ही रखो, फ्री है। मैंने वो चीजें तुम्हें फ्री दे दी गुरु नोट्स के माध्यम से जिनके लोग हजारों रुपये लेते हैं। जिन नोट्सों के लोग हजारों रुपये लेते हैं वो नोट्स और इस गुरु नोट्स के खोल के मिला लेना, आप खरीदोगी नहीं, पूरे सब कुछ फ्री दे रखा है। वहीं पे टेस्ट सीरीज है, 23 है, टॉपिक वाइज है। अब भी कोई करना चाहे 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 23 मॉडल पेपर है, 3 बड़े हैं, बाकी टॉपिक वाइज है, सारे के सारे पहले से अपलोड है, आपको देख सकते हो। वो लास्ट टाइम में किसी का कुछ रह गया हो तो देख लेना, नॉर्मल फीस पे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए तो। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।